हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं अच्छा हूं तो मैं आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल, अगर अम्ल की हम लोग बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अम्ल 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 एसिड। तो अम्ल जो है वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जिन पदार्थों का अगर हम सेवन करते हैं तो उनका स्वाद खट्टा लगता है, तो हम लोग अनुभव कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं ये जो पदार्थ हैं वो जिनका स्वाद खट्टा आ रहा है तो वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये तो बात जो हुई वो हो गई जर्नल जानकारी कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें प्रयोगशाला के आधार पर, तो प्रयोगशाला में अम्लों का स्वाद तो लिया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रबल होते हैं और दुर्बल भी होते हैं। तो प्रबल में अगर हम बात करें, जैसे आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 आता है सांस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर इनका हम लोग स्वाद ले लेंगे, उनको स्पर्श करेंगे तो ये ज्वलनशील है। हम स्वाद अगर जो त्वचा हमारी उसके संपर्क में आ जाएगी वो जल जाएगी। तो इसलिए प्रयोगशाला में हम स्वाद के आधार पे तो इनको बता नहीं सकते। तो इनका अध्ययन हम लोग उनके जलीय विलयनों के आधार पर करते हैं। तो आर्हीनियस महोदय थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जिनको जलीय विलयनों में घोलने पर H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जिनको जलीय विलयनों में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब ये तो एक परिभाषा हो गई आर्हीनियस के अनुसार, लेकिन थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ। ब्रांस्टेड-लारी महोदय या ब्रांस्टेड-लारी संकल्पना हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया। उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं तथा, अब उन्होंने तथा जोड़ दिया। अब तथा में जोड़ा क्या? कहा वे पदार्थ जो जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं तथा जल के साथ, अब जो H+ आयन आया, जो H+ आयन आया वह किसके साथ? जल के साथ। जल के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन देता है, अर्थात H3O+ आयन बनाता है। अब इसको हम लिखकर समझ सकते हैं। देखो, कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयनों में घोलने पर या जलीय विलयनों में H+ का तात्पर्य, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और प्लस ये धनायन है, तो H+ ये हो गया हाइड्रोजन आयन। और कैसा है हाइड्रोजन? धनायन है। हाइड्रोजन कैसा है? धनायन है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर अब हम बात करें जैसे कि, तो जैसे में यहां पर जैसे H2SO4, अब इसको जलीय विलयनों में जब घोला जाएगा तो यहां से आएगा 2H+ प्लस SO4 माइनस। अब बात समझो, जब हम
H2SO4 को जलीय विलयनों में प्रवाहित किया। तो जब जलीय विलयन में इसको भेजा गया तो यहां से जो H2SO4 था ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, या H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसको जलीय विलयनों में भेजने पर ये 2H प्लस मतलब ये हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और जो आपका सल्फेट आयन था ये अलग हो गया। अब यहां पर आयन निकालने का भी एक तरीका है। यहां पर हम जानते हैं हाइड्रोजन के जो परमाणुओं की संख्या थी वह थी 2, तो सल्फेट पर जो आयनों की संख्या आ गई वो हो गई 2। सल्फेट के आयनों की संख्या 1 है, पूरा सल्फेट की अगर बात करें तो सल्फेट 1 था, तो इसलिए हाइड्रोजन पर आयन कितना आ गया, 1 आयन आ गया। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 थी इसलिए 2। अब आयनों की संख्या, कोई भी यौगिक जब अपने आयनों में विभाजित होगा तो जितने भी उसमें तत्व आपके सम्मिलित होंगे उनके आयन जो होंगे सदैव बराबर होंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन पर 2 आयन हैं, अब 1 प्लस था लेकिन आयनों की संख्या 2 हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो 2 की कमी हो गई। सल्फेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो डायरेक्ट हम समझ सकते हैं H2SO4 को जब जलीय विलयन में भेजा गया तो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस आयन है। अब हमको पता चल गया कि जो H2SO4 था वो क्या है, अम्ल है, क्योंकि यह किस में बदल गया, H प्लस, जलीय विलयन में जाने पर क्या हुआ, H प्लस आयन दे दिया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है। H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है। H प्लस अम्ल नहीं है, H प्लस अम्ल नहीं, H प्लस तो हाइड्रोजन आयन है। अम्ल कौन है, अम्ल यहां पर है H2SO4। और क्यों, क्योंकि हमने कहा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयनों में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये बात हो गई किसके लिए, अम्लों की बात। ठीक है, अब और अगर हम उदाहरण देखना चाहते हैं तो और उदाहरण में कह सकते हैं यहां से HCl को अगर हम जलीय विलयन में भेज रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस का Cl माइनस आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3COOH को अगर जलीय विलयन में भेजा जाए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस और प्लस का H प्लस आपका हो जाएगा। अगर अगली बात कर ले HNO3 की तो HNO3 किस में बदल गया, ये बदल जाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस का आपका हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है नाइट्रिक अम्ल को भी आयनों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये बात हो गई किसके लिए, अम्लों के उदाहरणों की। तो फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। H2SO4 किस में बदला, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में बदल गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बोलते हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस में बदल गया। एसिटिक अम्ल CH3COH, एसिटिक अम्ल सिरका को बोलते हैं। इसका जो IUPAC नाम होता है वो एथेनोइक होता है। क्या होता है, एथेनोइक होता है। ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, एथेनोइक, क्योंकि COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह में IUPAC नामों में ओइक का प्रयोग किया जाता है अनुलग्न के रूप में। तो CH3COH बदल गया CH3CO माइनस, एसीटेट आयन जो निकल के आया इसे बोले एसीटेट आयन, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन। फिर यहाँ से नाइट्रिक अम्ल HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल को। तो HNO3 जब जलीय विलयन में आया तो H प्लस प्लस NO3 माइनस हो गया। ये हो गई अम्ल की परिभाषा, और इस अम्ल की परिभाषा को हम लोग किसके अनुसार कह सकते हैं, आर्हीनियस के अनुसार भी कह सकते हैं। अगर अलग से भी इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर पेपर में आ जाए कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा को परिभाषित कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे, लिख सकते हैं आर्हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार अगर बात कर लिया जाए किसके अनुसार, आर्हीनियस महोदय के अनुसार, तो हम लोग लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयनों में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं,
अम्ल कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गई किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं तथा स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बात हो गई अम्लों की। उदाहरण हम लोगों ने देख लिया, जैसे में H2SO4 अम्ल है, HCl अम्ल है, CH3COH अम्ल है, HNO3 अम्ल है। अब एक दूसरी संकल्पना है ब्रांस्टेड-लारी संकल्पना। उन्होंने थोड़ा सा परिभाषा में अंतर किया, अभी हमने बात किया, चर्चा कर लिए हैं, तो एक बार लिख के समझ लेते हैं। आर्हीनियस की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं ब्रांस्टेड-लारी संकल्पना के अनुसार। ब्रांस्टेड-लारी संकल्पना के अनुसार, ब्रांस्टेड-लारी संकल्पना के अनुसार, अब इन्होंने क्या कहा? अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयनों में, जलीय विलयनों में, जो जलीय विलयनों में H+ आयन देते हैं और जल के साथ संयुक्त होकर H3O+ आयन बनाते हैं। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अर्थात यहां से कह सकते हैं, जैसे यही बात कर लेते हैं उदाहरण में, इसी को हम लोग समझ लेंगे या यहां लिख लेते हैं उदाहरण देखकर कि जैसे में क्या हुआ। अब एक तो H+ आयन आएगा, ये बात तो स्पष्ट हुई। जैसे में HCl हमने लिया, HCl को जलीय विलयनों में भेजा गया, तो जब जलीय विलयन में घोला गया तो H+ + Cl- आ गया। अब H+ जो था हाइड्रोजन आयन, H+ का तात्पर्य हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्रिया किया किसके साथ? जल के साथ। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, जहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, और ये सदैव 1:2 के अनुपात में आपस में संयुक्त होते हैं। तो जब ये आपस में क्रिया किया तो क्या बना दिया? H3O+, अर्थात हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। क्या बना है? हाइड्रोनियम आयन। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें HNO3 की, तो HNO3 को जलीय विलयन में भेजा गया, H+ + NO3- आयन आएगा। यहां से क्या है? HNO3, H+ + NO3-, फिर H+ किसके साथ क्रिया किया? H2O के साथ क्रिया कर रहा है, तो किसमें बदल जाएगा? H3O+। यहां से क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ये बात किसकी हो गई? अम्ल की बात हो गई। ये बात किसकी हुई? अम्ल। अब हम लोग अम्ल के बारे में समझ गए। एक बात और इसी में छूट गई, ये तो बात हो गई किसके लिए? अम्ल की परिभाषा की बात हो गई, आर्हीनियस के अनुसार हो गई, ब्रांस्टेड-लारी संकल्पना के अनुसार हो गई। अब एक होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी अम्ल को परिभाषित करता है। जब हम लिटमस पेपर लेते हैं तो लिटमस पेपर जो हमारा होता है वो नीले लिटमस पेपर को, ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर को जब हम अम्लों में डुबोते हैं तो डुबोने पर देखते हैं जो नीला लिटमस पेपर होगा वो किस में बदल जाएगा? लाल में। तो ये बात हम लोग कर लेंगे भौतिक गुण में। भौतिक गुण की जब बात होगी तो वहां पर स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जो हमारा अम्ल होता है वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये बात हो गई किसकी? अम्लों की बात हो गई। तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी, हम मान रहे हैं। ये बात आप लोग स्पष्टता लिख भी लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अम्लों के गुण के बारे में और बात कर लेंगे अम्लों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्रम में अब हम लोग बात करेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लोग अम्ल की परिभाषा के बारे में एकदम गहन अध्ययन कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं अम्ल की प्रकार। तो जो प्रकार है
उसको दो रूपों में, एक क्षारकता के आधार पे इसे बांट दिया गया, एक इसका प्रबल या सांद्रता के आधार पे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी क्षारकता के आधार पे। किसके आधार पे? क्षारकता के आधार पे। तो पहली ही परिभाषा, अब यहां पर अगर हम बात करें तो एक परिभाषा बन गई अम्ल की क्षारकता की। किसकी परिभाषा बन गई? अम्ल की क्षारकता की। अम्ल की क्षारकता। अब कुछ तो नया लग रहा है भाई। अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता है क्या? अब बात समझे। अम्ल की क्षारकता अम्लों में या अम्ल के एक अणु में उपस्थित, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती। फिर से एक बार बात को समझो। अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती। इसको एक बार लिख के बात को समझते हैं। अम्ल के एक अणु में उपस्थित, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी या प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की, हाइड्रोजन परमाणु, अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहलाती है। कहलाती है। अब तो बात समझ में आ गई होगी भाई। देखकर आप लोगों के एकदम मन में ये बात एकदम स्पष्टता बैठ जानी चाहिए कि जो एक अणु है भाई, एक अणु से अगर ज्यादा हो गया, दो अणु हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो उसके साथ साथ में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर केवल एक अणु की बात करना है कि अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहलाती है या अम्ल की क्षारकता कहते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि अम्ल की क्या कहते हैं? अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अब अम्ल की क्षारकता हो कितनी सकती? एक भी हो सकती, दो भी हो सकती और तीन भी हो सकती। मतलब क्षारकता के आधार पर इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। क्षारकता के आधार पर इसे मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? नंबर एक, यहां कह सकते हैं भाई एक क्षार की, एक क्षार की, एक क्षार की। नंबर दो, द्विक्षार की, द्विक्षार की। नंबर तीन, त्रिक्षार की, त्रिक्षार की। अब परिभाषा तो इसमें एकदम प्रकार से ही उसकी परिभाषा निकल रही। एक क्षार की मतलब जिसमें प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक होगी, जिसमें प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक होगी, वो कैसा हो जाएगा? एक क्षार की। जिसमें प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो होगी, वो द्विक्षार की। जिसमें प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तीन होगी, वो त्रिक्षार की। अब यहां से अगर हम बात करें एक क्षार की, दो क्षार की, त्रिक्षार की, तो ये परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता हमें नहीं, क्योंकि हम लोग परिभाषा में समझ गए कि अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो अब इनका जो प्रकार की बात हुआ, प्रकार की बात, क्षारकता के प्रकार की बात, प्रकार, तो प्रकार में हम लोगों ने कहा कि निम्न प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? निम्न प्रकार के। अब निम्न प्रकार में हमने पहला मान लिया एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की। अब एक क्षार की
तो अम्ल के एक अणु में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन मतलब प्रतिस्थापी एक हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, मतलब जब एक हाइड्रोजन परमाणु है तो एक क्षार की, जब दो हाइड्रोजन परमाणु है तो दो क्षार की। जैसे बात करें जहां पर हो जाएगा HCl। अब HCl में जब इसको जलीय विलयन में घुला जाए तो एक H+ आएगा, मतलब अगर किसी के साथ इसकी अपक्रिया कराए तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसके स्थान पे कुछ नया जुड़ जाएगा, तो कैसा होगा, एक क्षार की आप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें HCl के अलावा तो कह सकते हैं HNO3 भी आपका है, कैसा है, एक क्षार की है। अगर अगले की बात करें तो इसी प्रकार से सोचा जाए तो दिमाग में एक विचार आया होगा, अभी अभी उदाहरण लिखा गया था CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल जो हमारा था वो भी कैसा है, एक क्षार की। तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे कैसे हो गए, एक क्षार की में आ गया। अगर हम बात कर दे किसकी, द्विक्षार की, तो जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं के जो प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी वो कितने हो जाए, दो, वो कितने हो जाए, दो, तो कैसा हो जाएगा, द्विक्षार की। तो जैसे हम लिख सकते हैं H2SO4 हो गया। अब इसको जब प्रतिस्थापित होगा तो यहाँ प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं त्रिक्षार की, तो त्रिक्षार की में H3PO4 हम लोग लिख सकते हैं, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, H3PO4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे कैसे हो गए, एक क्षार की, द्विक्षार की, त्रिक्षार की। तो ये बात हमारे समझ में आ गई होगी कि अम्ल की जो क्षारकता है वो कैसी हो सकती है, किसी भी जो अम्ल होंगे उसमें एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होगी वो अम्ल की क्षारकता है। अम्ल की क्षारकता 1 भी हो सकती है, अम्ल की क्षारकता 2 भी हो सकती है, अम्ल की क्षारकता 3 भी हो सकती है। ये हो गया किसके, अम्ल की प्रवृत्ति के आधार पे, क्षारकता के आधार पे अम्ल के प्रकार की बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके आधार पे, अम्ल का प्रकार। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। तो इससे जो अम्ल का प्रकार ये है, अगली हेडिंग अम्ल का जो प्रकार है ये उसकी सांद्रता के आधार पे है। किसके आधार पे है, सांद्रता के आधार पे है। तो अगर हम बात करें सांद्रता के आधार पे, तो सांद्रता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं, नंबर 1 यहां से हम लोग कह सकते हैं प्रबल अम्ल। कौन सा है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। नंबर 2 पे हम लोग लिख सकते हैं यहां से दुर्बल अम्ल। कौन सा, दुर्बल अम्ल। एक हो गया हमारा प्रबल अम्ल, दूसरा हमारा हो गया दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वे पदार्थ या वे अम्ल जो जलीय विलयनों में आसानी से H+ आयन देते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयनों में आसानी से H+ आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयनों में आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई, तो इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां हेडिंग डालेंगे हम लोग कौन सा, नंबर 1 प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में वे अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयनों में, जलीय विलयनों में, जलीय विलयनों में आसानी से H+ आयन, आसानी से H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो वे अम्ल जो जलीय विलयनों में आसानी से H+ आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल। जैसे 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 में कह सकते हैं HCl, हमारा HCl को जैसे घोला जाएगा H+ Cl- आयन नहीं देगा। अब इसको देखकर तुरंत दिमाग में आया होगा तो वो कौन सा पदार्थ है जो आसानी से H+ आयन नहीं देता होगा, बिल्कुल है। तो अब उसको हम लोग ले जाएंगे किसमें, दुर्बल अम्ल में। तो सेकेंड नंबर की हेडिंग हमारी हो जाएगी कौन सा,
दुर्बल अम्ल। कौन सा? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल की परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में जलीय विलयनों में आसानी से H प्लस आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे में हो गया CH3COOH, एसिटिक अम्ल। कौन हो गया? एसिटिक अम्ल। तो ये आयन में जाएगा, क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? H प्लस। ये हमारा कैसा हो गया? दुर्बल अम्ल हो गए। ये बात हो गई अम्ल के प्रकार के बारे में। तो हम लोग बात कर लिए अम्ल की परिभाषा के बारे में, हम लोगों ने बात कर लिया आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा के बारे में, हम लोगों ने बात कर लिया ब्रांस्टन-लारी संकल्पना के अनुसार अम्ल के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया अम्ल के प्रकार के बारे में। नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा अम्ल की क्षारकता के आधार पर प्रकार के बारे में, उसे निम्न 3 भागों में बांट दिया गया, एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी के रूप में। फिर हम लोगों ने बात कर लिया अम्ल की सांद्रता के आधार पे कि कौन सा जलीय विलयन, या ऐसा भी कह सकते हैं कौन सा जलीय विलयन में आसानी से घुलेगा, कौन से आसानी से नहीं घुल रहा, कौन सा आसानी से H प्लस आयन देगा, कौन सा आसानी से H प्लस आयन नहीं देगा। ये बात हो गई किसके लिए? अम्ल के बारे में। ये बात हुई अम्ल के बारे में और अम्ल के प्रकार के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। इसके बारे में, अम्लों के भौतिक गुण के बारे में हम लोगों ने बात किया था अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। तो अम्लों के भौतिक गुण से पहले एक बात बीच में छूट गई थी, पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। तो इससे पहले भौतिक गुण से पहले हम बात कर लेते हैं पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल की बात। तो क्रमांक, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का नाम, हमने इसको सारणी बेस बना दिया। तो इसमें बात करते हैं नंबर 1 पे सिरका। सिरका बहुत सारे लोग जानते हैं, सिरका का स्वाद खट्टा होता है। सिरके का उपयोग कहाँ किया जाता है? अचार बनाने में किया जाता है, सबको जानकारी है इसके बारे में। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं जो सिरका है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। जो CH3COH है वो किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक, फिर सोडा वाटर की बात करते हैं। तो सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल या मैलिक अम्ल, कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा मैलिक अम्ल भी लिखा मिल सकता है, मौलिक अम्ल। तो दिमाग में याद रखो कि सेब जो है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में अम्ल पाया जाता है, वो भी कौन सा? मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात करते हैं दूध। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। फिर बात करते हैं टमाटर में। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात करते हैं संतरा या नींबू। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर चींटी, भर्रा का डंक, बिच्छू का डंक, इनमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल, HCOH। HCOOH ये कौन सा है? फार्मिक अम्ल। मतलब जो छोटे से कीट पतंगे हैं जिनके काटने पर स्वैलन आ जाए, शरीर में क्या हो जाए? स्वैलन उत्पन्न हो जाए, तो जो इस प्रकार का जो अम्ल है उसे हम लोग बोलते हैं फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। तो चींटी या भर्रे के डंक में या बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर इमली की बात करते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये बात हो गई पर्यावरण में पाए जाने वाले जो पदार्थ है उनमें उपस्थित जो डायरेक्ट हमको अम्ल प्राप्त होता है वो गए प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा। तो यहाँ हो गए पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रमुख अम्ल। फिर से एक बात कर लेते हैं, सिरका में एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल,
टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी या भर्रा डंक में फार्मिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ये हो गए प्राकृतिक स्रोत में पाए जाने वाले जो अम्ल हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्रम में अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। यहाँ डाल लेते हैं अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। किसकी? फिजिकल। तो अम्लों में दो प्रकार के गुण हो गए, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण का जो तात्पर्य है वो हो गया उसके बाहरी रंग, अवस्था, आकार, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, मतलब उसका जो बाहरी आवरण है वो बात करता है भौतिक गुण के बारे में। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण के बारे में, तो रासायनिक गुण में वह जो वस्तु होगी या पदार्थ होगा या यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, वो किसी के साथ क्रिया करके नए प्रकार का जो पदार्थ बना रहा है, नया एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, वो कहलाता है उसका रासायनिक गुण। तो किसके साथ क्रिया करके क्या उत्पन्न कर दिया। लेकिन जो भौतिक गुण होता है वो उसी के बारे में, उसके बाहरी अवस्था के बारे में जानकारी कराता है। तो अब हम बाहरी अवस्था के बारे में अगर बात करें तो अम्लों के जो भौतिक गुण हो गया, हम लिख सकते हैं अम्लों के जो भौतिक गुण है निम्नलिखित है। अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित है। नंबर 1, अगर नंबर 1 की बात करें तो हम यहाँ कह सकते हैं यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, नीले लिटमस पेपर को पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक पॉइंट हो गया, ये भौतिक गुण के बारे में है। पॉइंट नंबर 2, यह स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। 2 पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक और आखिरी पॉइंट, यह जल में विलेय होता है। यह जल में क्या होता है? विलेय होता है। यह जल में विलेय होता है। यह जल में विलेय होता है। यह जल में विलेय होता है। अर्थात जो हमारे अम्ल होते हैं वो जलीय विलयनों में घुल जाते हैं। ये बात तो स्पष्ट ही हो गई। तो क्या लिख दिया गया? जल में विलेय होते हैं। और जब विलेय नहीं होंगे जो, तो क्या कहलाएंगे? अविलेय कहलाएंगे। तो ये जल में विलेय है, इसलिए कैसे हो गए? जल में विलेय आपके हो गए। और स्वाद सबको मालूम हो गया, अम्लों का स्वाद कैसा? खट्टा। वही सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली कैसी होती है? खट्टा होता है। टमाटर, सेब, दूध भी स्वाद कैसा हो जाता है? पहले नहीं होता, लैक्टोबैसियस जीवाणु के कारण उसमें कैसा हो जाता है? खट्टापन आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो ये बात हो गई अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। अब अम्लों के रासायनिक गुण तो निम्नलिखित रासायनिक गुण है। अम्लों के भी बहुत सारे रासायनिक गुण हैं, लेकिन मुख्यतः हम 1-2 पॉइंटों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो अम्ल होते हैं ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। क्या करते हैं? सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। आप सक्रिय धातु तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया या क्रिया। भाई अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की बात करें या रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, ये पहले वाले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपको अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट वाला वीडियो आप देखें। उसमें आपको पूर्णतया एक एक अभिक्रिया के बारे में बताया गया कि कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है,
कौन सी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, तो बहुत अच्छे से वहाँ उदाहरण दे के आपको स्पष्ट कर दिया गया, तो आप जाके पुराने वाली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया। अब सक्रिय धातुओं के साथ किसकी अपक्रिया? भाई हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, वो भी किसके? अम्लों के गुण पढ़ रहे हैं, और कौन सा? रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। तो अम्ल अपक्रिया करेगा, और किसके साथ करेगा? सक्रिय धातुओं के साथ। तो हम बात कर लेते हैं जिंक के साथ अपक्रिया करा देते हैं, कॉपर के साथ अपक्रिया करा सकते हो, ठीक है, सोडियम के साथ अपक्रिया करा सकते हो। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जिनके साथ, बहुत सारे पदार्थ हैं। हम लोग अभी जब बात करेंगे अपक्रियाओं के, जो आएगा आपका अपक्रिया का घटता क्रम मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम, तो वहां पर अपक्रिया की सक्रियता के बारे में बताया जाएगा। जब अपक्रिया की सक्रियता, या कह सकते हैं धातुओं के सक्रियता के बारे में बताया जाएगा, जिसे बोला गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोला गया? विद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक सारणी। तो विद्युत रासायनिक सारणी के आधार पर हम लोग वहां स्पष्ट कर सकते हैं कौन सी धातुएं अधिक सक्रिय, कौन सी अधिक धातुएं कम सक्रिय, कौन अम्लों के साथ क्रिया करके धातुओं को विस्थापित करता है, कौन अम्लों के साथ क्रिया करके जिंक को, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, कौन सी सक्रिय धातु क्रिया करेगी, कौन सी सक्रिय धातु क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जिंक की, कि जिंक जो है वो अपक्रिया कर दिया H2SO4 के साथ। अब अम्लों के साथ अपक्रिया में हम लोग ले ले H2SO4, आप HCl के साथ अपक्रिया करा सकते हो, आप HNO3 के साथ अपक्रिया करा सकते हो। तो जब हम H2SO4 के साथ क्रिया कराएं, तो अपक्रिया के दौरान जो जिंक था वो सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, इसके स्थान पे जुड़ गया, तो बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। इसी प्रकार से हम अपक्रिया करा सकते हैं जिंक की अपक्रिया HCl के साथ। यहाँ 2 अणु लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ZnCl2 बन जाएगा, प्लस का आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम जिंक के साथ अपक्रिया दिखा सकते हैं, सोडियम के साथ अपक्रिया दिखा सकते हैं, बहुत सारी अपक्रियाएं हैं। तो ये बात हो गई एक मूल्यतः बात की। यहाँ केवल ये बात याद रखना है कि जो सक्रिय धातुएं होते हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या करती? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ क्षारों के साथ, अभी हम क्षार पढ़ेंगे, क्षारों के साथ अपक्रिया, क्षार के बारे में अभी विस्तृत जानकारी कराई जाएगी। तो यहाँ बात हो गई क्षारों के साथ। तो जो अम्ल होते हैं वो क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, और H2 जलवाष्प भी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा HCl है वो अपक्रिया कर दिया NaOH के साथ, मतलब जो हमारा अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? क्षार हो गया। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बना दिया? लवण बनाएगा। तो यहाँ से NaCl और प्लस का H2O, जब ये आपस में क्रिया किया तो जल एक साथ में संयुक्त होकर बाहर OH और H जुड़ गया, H2O बना दिया, NaCl एक साथ जुड़ के NaCl, ये क्या बन गया? लवण बन गया। और क्या बन गया? जलवाष्प बन गई या जल बन गया। ये बात हो गई अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। तो यहाँ पर जो टॉपिक हमारा था अम्ल, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया अम्लों के भौतिक गुण के बारे में और रासायनिक गुण के बारे में। अब बात कर लेते हैं अम्लों के उपयोग, अम्ल के उपयोग के बारे में। अम्लों के उपयोग, यूजेस कहाँ कहाँ है, एसिड के जो यूज है वो क्या क्या है। तो अम्लों के उपयोग कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया गया, तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके निर्माण में अम्ल का प्रयोग होता है। ये तो बात एकदम स्पष्ट हो गई। प्रयोगशाला में अगर हम बात करें कि प्रयोगशाला में इसका उपयोग कहाँ किया गया, तो कह सकते हैं H2 गैस बनाने में, H2 गैस बनाने में किसमें किया गया? H2 गैस बनाने में किया गया। ये तो अभी स्पष्ट हो गया। विभिन्न प्रकार के लवण बनाने में, किसको बनाने में? लवण बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद और लिख सकते हैं प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक के रूप में, हाँ अभिकर्मक के रूप में लिख सकते हैं, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में
अभिकर्मक के रूप में। अब इसमें लिखने की बहुत सारी बातें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग एकदम समझ गए कि अम्लों का जो उपयोग है कहाँ कहाँ किया जा सकता है। भाई प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब क्रिया के दौरान किया जाता है, हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जा रहा है, साल्ट बनाने में किया जा रहा है। इस प्रकार से जो अम्ल हैं उनके बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये बात हो गई हमारी अम्लों के बारे में। तो हम लोग पढ़ लिए अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अम्ल के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अम्ल के पर्यावरण में जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और जानकारी कर लिया हम लोग भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके उपयोग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्षारों के बारे में। किसके बारे में? क्षारों के बारे में। तो ध्यान देंगे भाई।